हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के 1 से लेकर 8 तक जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपको समझा लिए थे। आज के लेक्चर में बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और देन इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब जो गुब्बारा है वो गोले के आकार का है। तो पहले तो आप मान लो कि क्वेश्चन नंबर 9 है ये, यहाँ पर आप मान लो कि माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, ठीक है, हमने क्या मान लिया, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, इसको मान लो आप r, और r की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है यानी r की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है। और आपको क्या निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। वॉल्यूम में आपको चेंज बताना रेडियस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले आयतन को भी आप v मान लो, वॉल्यूम को। ठीक है, तो माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन। ठीक है, माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन को मान लिया मैंने v सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की जो यूनिट होती है क्यूबिक होती है, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसमें देखिए क्या बोलता है आगे, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, मतलब हमें निकालना है dv अपॉन dr। किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। अपॉन में d के साथ में r आ रहा है, अपॉन में r आ रहा है, इसका मतलब क्या है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन हम ज्ञात कर रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं वॉल्यूम में रेडियस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क। और आयतन में आपको परिवर्तन कब बताना है, जब r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो, जब गोले की त्रिज्या क्या हो 10 सेंटीमीटर हो तब। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ध्यान से, गोलाकार गुब्बारे का आयतन आपने v माना है, तो यहाँ आप लिख लो v इक्वल टू, अब जो गुब्बारा है वो गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर गोले का आयतन का सूत्र हम यूज करेंगे 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू r, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है आपको। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, यानी r के सापेक्ष अवकलन करने पर v का r के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dv अपॉन dr, और 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर करो आप। r क्यूब का r के सापेक्ष 3r स्क्वायर, और फिर r का r के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो r का r के सापेक्ष दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में r का अवकलन हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dv अपॉन dr। आयतन में परिवर्तन की दर हम ज्ञात कर रहे हैं, कब निकाल ले, जब r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो। तो r की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितना बचेगा, पाई, और 4 बचेगा, पहला तो 4 पाई, तो 4 पाई आप लिख ले इनटू में r की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पर 10 पुट कर लो, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, इसको सॉल्व कर लो पहले। 4 पाई एज इट इज है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो 400 पाई, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और रेडियस क्या होती है सेंटीमीटर में दे रखा है, रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में, तो पर सेंटीमीटर में। तो यानी 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो आयतन में कितना चेंज आएगा, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो यानी dv अपॉन
डी आर आपने निकाल दिया है, आयतन में परिवर्तन आपने ज्ञात कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ऐसे आपको इसको निकालना था, तो पहले आप इसको एक बार नोट कर ले सही से। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 मीटर लिखा है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर दे रखा है पीछे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस 4 मीटर को आप क्या कर ले, 4 सेंटीमीटर कर ले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या कहता है कि एक लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो देखिए पहले ये एक धरातल है, जमीन है, इसको पहले आप ध्यान से समझना। नीचे वाला जो पोर्शन है ये जमीन का है। ठीक है, ये जमीन है और यहाँ पर एक दीवार है, वॉल, ये दीवार है और ये जमीन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये दीवार है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सीढ़ी यानी लैडर जमीन के सहारे झुकी हुई है, मतलब दीवार के सहारे। ये दीवार है और ये जमीन है, ऐसे करके मैंने एक सीढ़ी लगा दी यहाँ पर, चढ़ने वाली जो सीढ़ी होती है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैडर। तो ये सीढ़ी एक जमीन यानी दीवार के सहारे झुकी हुई है। क्वेश्चन में कहता है इस पॉइंट को आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो और इसको आप सी मान लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। देखिए एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, ये सीढ़ी है, ये क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सीढ़ी है। ठीक है, और इस सीढ़ी की जो लेंथ है ना, ये वाली पूरी लेंथ, इस सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर। क्वेश्चन में दिया है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, 5 मीटर। ठीक है, इसके बाद सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। मतलब जो ये सीढ़ी का नीचे वाला सिरा है ना, जो बिंदु सी पर है, ये यहाँ से खिसक जाता है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये यहाँ से खिंच जाता है पीछे की और ये फिसल जाता है, इसका ये मतलब है। तो यानी सीढ़ी का ये वाला जो हिस्सा है ये धरती से इधर की ओर जाता है फिसल करके। तो ये देखिए कितना जाता है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, इतना फिसल जाता है यहाँ की, मतलब इधर की साइड। ठीक है, ये वाला जो सिरा है इधर की साइड खिंच जाता है। क्वेश्चन में लिखा है कि सीढ़ी से जो दूर है ना, सीढ़ी का जो ये हिस्सा है नीचे वाला, ये बैक साइड में खिसक जाता है, फिसल जाता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो ये सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा है ना, ये 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर पीछे खिसक जाता है, यानी खिंच जाता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब दोबारा क्या कहता है, अब देखिए ऑब्वियसली अगर ये सिरा यहाँ से खिसक जाएगा तो ऊपर से ये सीढ़ी नीचे आएगी, यानी इसकी हाइट यानी दीवार की हाइट क्या होगी, कम होगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ लो पहले बात, अगर ये सीढ़ी को मैं यहाँ से खींच दूँ तो ये सीढ़ी यहाँ से नीचे आएगी। ठीक है, और जैसे अगर सीढ़ी यहाँ से नीचे आएगी तो ये जो दीवार की हाइट है, ये भी यहाँ पर दीवार है, इसकी हाइट में क्या होगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि इस दीवार की हाइट में कितनी कमी होती है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब सुनिए ध्यान से। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर ये हिस्सा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। देखिए सीढ़ी का जो सिरा है नीचे वाला दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर दूर खींच जाता है 1 सेकंड में, ऐसे करके यहाँ से ये खिसक जाता है बैक साइड में। फिर क्या कहता है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। जैसे ये सिरा यहाँ से खिंच जाएगा तो इसकी हाइट क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। तो किस रेट से हाइट इसकी कम हो रही है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, इसकी हाइट में आपको कमी ज्ञात करनी, कमी बतानी है। और जबकि इसका जो बेस है ना, यानी बीसी की जो लेंथ है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर हो, ऐसे ही कह रहा है। ठीक है, ऐसे। तो अब सुनिए ध्यान से,
क्वेश्चन आप समझ गए। आपको दिया क्या है, इसको तो पहले आप x मान के चलो, इस बेस को, इसको आपने x मान लिया, इसको आप y मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो x में परिवर्तन है, x की जो लेंथ है ना ये बढ़ जाती है जब ये अगर सीढ़ी यहाँ से यहाँ पर अगर खिसक जाएगी मान लिया, तो इसकी जो हाइट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर दूर तक ये खिसक जाता है सिरा इसका, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, जो दीवार की हाइट है इसमें आपको कमी निकालनी, कितनी कमी है, रेट ऑफ चेंज बताना है y में, ठीक है। तो y को हमने हाइट मानी दीवार की। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लो क्वेश्चन नंबर ये 10 है कि माना दीवार की ऊंचाई AB को मान लिया मैंने y, ठीक है, y इकाई, ये फिर y सेंटीमीटर मान लो, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर मान लिया। चलो, तथा दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की लंबाई, दूरी, निचले सिरे की दूरी, ठीक है। दीवार कहाँ पर है, दीवार ये रही, और जो सीढ़ी का सिरा है वो C पर है, तो B से C की दूरी को हमने x मान लिया, दूरी यानी BC इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसको मान लो सेंटीमीटर में, x सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, देखिए अगर ये जमीन है और ये अगर कोई दीवार है तो ये हमेशा स्ट्रेट होगी जमीन के ऊपर, यानी यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसकी भुजाओं में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको यूज करनी पड़ेगी इस समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सुनिए पहले ध्यान से, कर्ण यहाँ पर क्या है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है AC, तो यानी AC का स्क्वायर इक्वल होगा आधार का स्क्वायर, आधार क्या है BC, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB, ठीक है, AB का स्क्वायर। AC कितना है, AC है 5, तो यहाँ पर आप 5 रख दो, 5 का स्क्वायर। BC कितना है, BC x, तो यहाँ रख दो आप x का स्क्वायर। और AB कितना है, AB है y, तो यहाँ रख दो आप y का स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से, x में चेंज कितना दिया हुआ है, परिवर्तन की दर दी है x में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर दूर तक ये हिस्सा पहुंच जाता है, यानी इसकी हाइट में क्या होगा, वृद्धि होगी इतनी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऊपर दिया है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिया है आपको, इससे पहले आपको लिख देना है, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी dx अपॉन dt, इसको मैं यहीं पर लिखता हूँ। आप ये चीज़ को ऊपर लिख देना, पहले आपको दिया है इस फिगर में dx अपॉन dt की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वैल्यू इसकी खिसक जाती है, यानी 1 सेकंड में कितनी दूर ये सिरा खिसक जाता है, 2 सेंटीमीटर दूर खिसक जाता है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, आपको बताना है कि इसकी हाइट में कितनी कमी होगी, यानी हाइट को मैंने क्या माना, दीवार की y, यानी dy अपॉन dt समय के सापेक्ष, जब x इक्वल टू कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो, तो इसकी हाइट में कितनी
कमी आएगी दीवार की, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ आपको दे रखी है, ये आपको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय यूज कर ली, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैंने ये संबंध निकाल दिया यहाँ से। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और इधर y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर इधर y स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी पड़े, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, y स्क्वायर को मैंने साइड चेंज कर दिया, ठीक है। इसको लिख दिया पहले, जब ये चीज़ आएगी इधर की साइड तो माइनस होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर से आपको फलन की वैल्यू निकालना है, फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू में निकाल रहा हूँ, y क्या होता है, फलन होता है हमेशा। तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, इधर की साइड क्या आएगा, रूट आएगा 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब आपको इसका अवकलन करना है, तो यहाँ आप लिख ले डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, समय के सापेक्ष, क्योंकि प्रति सेकंड दिया गया ना यहाँ पर, तो आपको समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेना है। तो y का t के सापेक्ष क्या होगा, dy अपॉन डी टी। अब देखिए रूट x का 1 अपॉन में 2 रूट x होगा। अब x आपने किसको माना है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो रूट के अंदर क्या आएगा 25 माइनस में एक्स स्क्वायर। फिर इस वैल्यू को आपने x माना, इसका दोबारा करना पड़ेगा, d अपॉन डी टी समय के सापेक्ष 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए इसको आप dy अपॉन डी टी एज इट इज है, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 25 तो यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट है, 25 तो इसका 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर x का t के सापेक्ष dx अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए dy अपॉन डी टी एज इट इज है, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इधर देखिए इधर क्या बचेगा, माइनस का 2x इंटू में dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पर आपको 2 पुट करना है। इसके बाद इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा dy अपॉन dt, और इधर माइनस का 2x की 1 से मल्टीप्लाई करो, अपॉन में अंडर रूट 25 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए सीढ़ी की लंबाई में आपको, मतलब दीवार की हाइट में आपको कमी कब बतानी है, दीवार की ऊंचाई में आपको कमी बतानी है कब, जब x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाए, यानी ये सिरा क्या हो जाए, इसकी जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर दूर हो जाए, तो इसकी लंबाई में कितनी वो होगी कमी, वो आपको बताना है। तो जब x बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर पुट कर ले आप -2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 अपॉन में अंडर रूट 25, एक्स के स्थान पे 4 रखो तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ। ऊपर से देखिए इसको, यहाँ पर देखिए dy अपॉन डी टी आपको फाइंड आउट करना था कब, जब x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है 4, तो वैल्यू मैंने पुट कर ली, कितना होगा 4 2 जा 8, और 25 में से 16 को माइनस करो तो कितना आएगा 9, 25 में से 16 को आपको माइनस करना है तो 9 आएगा रूट के अंदर। इसके बाद dy अपॉन डी टी एज इट इज है, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर आपको लंबाई में कमी बतानी थी दीवार की, तो देखिए -8, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, और y को हमने माना है सेंटीमीटर में, और समय क्या होता है सेकंड में, तो यानी क्या हो गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सीढ़ी की लंबाई इस दर से घट जाएगी, ठीक है, माइनस का सिंबल आ रहा है तो मतलब सीढ़ी की लंबाई घट रही होगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर है।
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से नोट कर ले। तो पहले आप इसको लिख ले एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। एक वक्र है, ठीक है, एक कण, मान लीजिए ये एक कण है मेरे पास, और इस जो ये कण है इसके अनुदिश से एक वक्र गति कर रहा है। वक्र मतलब एक कर्व, ऐसे करके ये कर्व बना दो ऐसे करके, ठीक है। ये एक कण मान लिया और इसके अनुदिश से एक वक्र गति कर रहा है ऐसे करके, कर्व। तो यहाँ पर इसका समीकरण दिया हुआ है, वक्र का समीकरण, जो ये वक्र है इसका समीकरण आपको कितना दिया है, 6y = x³ + 2 दिया है। आपको बताना है कि देखिए वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है, यानी बदल रहा है। तो आपको कंडीशन भी दी गई है इसमें, तो आपको इस वक्र पे बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आप लिखो दिया गया वक्र, दिया गया वक्र, वक्र आपको क्या दिया गया है, 6y = x³ + 2, ये वक्र दिया गया है। आपको बिंदु फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखिए एक बात इसने क्या कहा है उसको आपको ध्यान से समझना है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो y निर्देशांक में परिवर्तन होगा, यानी dy/dt समय के सापेक्ष, वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना बढ़ रहा है। तो x निर्देशांक में परिवर्तन क्या होगा, dx/dt, इसमें 8 से आप इंटू कर लो। तो ये क्या है, इसका चेंज, जो y में चेंज है वो x से 8 गुना है, क्वेश्चन में दिया गया है कंडीशन, ठीक है। चलो, तो आपको क्या बताना है, आपको वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो आपको क्या बताना है, आपको वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंस आपको क्या दी गई है, 6y = x³ प्लस में 2 दिया है, इसका आपको अवकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 6 सेम रहेगा, y का t के सापेक्ष dy/dt हो जाएगा, x³ का कितना होगा 3x², और फिर x³ का 3x² होगा, x का t के सापेक्ष dx/dt, और 2 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 2, ठीक है। तो कितना बचेगा 6 dy/dt 3x² dx/dt। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2 dy/dt = x² dx/dt, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो dy/dt है इसकी वैल्यू क्या, 8 गुना dx/dt से। तो यहाँ पर आप पुट करो समीकरण 1 से, यहाँ लिख लो समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से। तो 2 सेम रहेगा, dy/dt की वैल्यू क्या है, 8 × dx/dt, ठीक है, = x² dx/dt को रख दिए एज इट इज। अब देखिए dx/dt से dx/dt कट हो जाएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ बच जाएगा x², ठीक है। अब यहाँ पर साइड आप चेंज कर लो, देयरफॉर x² = 16, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट आएगा, नहीं √16 हो जाएगा। x = ±16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो दो वैल्यू आपको मिल रही है, एक माइनस का 4, एक प्लस का 4, ठीक है। तो दो वैल्यू आपको मिल रही है, एक माइनस का 4, एक प्लस का 4। अब यहाँ पर आपको बिंदु निकालना है। देखिए जब x बराबर अगर -4 आप लेते हो, या फिर +4 ले लो पहले,
+4 आप लेते हो तो वक्र का जो बिंदु होगा वो कितना होगा, यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर लो आप, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, सेम है ये। तो लिखो तब जो वक्र था आपके पास वो क्या था, 6y = x³ प्लस में 2 था। x की वैल्यू 4 पुट करना है तो 6y एज इट इज है, x की वैल्यू 4, ऊपर क्यूब चल रहा है प्लस में 2, तो 6y = 4 का क्यूब कितना होगा 64 प्लस में 2, तो 6y सेम रख दिया है, 64 + 2 कितना होगा 66 हो जाएगा। तो y = ठीक है, यहाँ पर पहले ध्यान दीजिएगा कि 6y एज इट इज है, 64 में 2 ऐड करो तो 66 हो जाएगा, तो y = 66/6 हो जाएगा। इसको 3 से कट कर लो, 3 × 1 = 3, 3 3 जा सॉरी 3, देखिए तो y कितना होगा 66/6 हो जाएगा। इसको 6 से कट कर लो, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6 और 6 × 1 = 6, तो y = कितना आएगा 11। ठीक है, एक बिंदु आपको मिल गया कि जब देयरफॉर जब x बराबर हमने 4 रखा तो y बराबर कितना आया 11 आया। एक बिंदु तो वक्र पर आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा बिंदु देखिए, अब दूसरा बिंदु आपको कैसे निकालना है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए, फिर जब x की वैल्यू यहाँ पर -4 होगा तो यहाँ लिखो कि जब x = -4 लेते हो तो तब वक्र पर बिंदु क्या होगा, y की वैल्यू निकाल लो। वक्र क्या आता है 6y = x³ प्लस 2 है, 6y x की वैल्यू -4 का क्यूब प्लस में 2, 6y -4 का क्यूब कितना होगा माइनस में 64 प्लस में 2, तो 6y = कितना होगा 64 में से 2 घटा दो तो माइनस में 62 हो जाएगा। तो y = कितना होगा -62/6 हो जाएगा। इसको 3 से कट कर लो, 2 से कट कर लो, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 1 = 2, कितना होगा y = -31/3 हो जाएगा। तो यानी अभिष्ट बिंदु क्या आएगा, दूसरा वाला बिंदु क्या हो गया, जब x आपने -4 रखा तो y की वैल्यू -31/3 आई है। ठीक है, अब आपको इसको एक साथ लिखना है कि अतः अभिष्ट बिंदु जो वक्र पर अभिष्ट बिंदु होंगे वो क्या होगा, एक तो 4,11 होगा प्लस का, व दूसरा बिंदु क्या होगा -4, -31/3 होगा। तो ये दोनों बिंदु होंगे वक्र पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको आप नोट कर ले पहले। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए ध्यान से। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन की दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो बुलबुला होता है वो गोले के आकार का होता है। तो पहले तो आप लिख लो कि माना बुलबुले की त्रिज्या माना बुलबुले की त्रिज्या को मान लो r सेंटीमीटर, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है, जबकि r = 1 हो, तो यानी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर बुलबुले का आयतन की दर से बढ़ रहा है, तो यानी मान लो कि माना बुलबुले का आयतन मान लो v सेंटीमीटर³। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या दिया है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी बुलबुले की त्रिज्या, यानी इसको r माना है, तो जो आपको दिया है dr/dt वो कितना दिया है
परिवर्तन होता है रेडियस में कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1/2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है रेडियस। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन मतलब dV/dt टाइम के रेस्पेक्ट में, और कब बताना, जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो बुलबुले का आयतन आपने V माना है, और जो बुलबुला होता है वो गोले के शेप का होता है, गोले की शेप का। ठीक है, बुलबुला की शेप का होता है। देखिए सबसे पहले बुलबुले का आयतन आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब माना है। अब बुलबुला का जो शेप होता है वो गोले का शेप होता है, गोले के आकार का होता है बुलबुला, ये फिर बुलबुले। तो यहाँ पर देखिए V बराबर हम यहाँ पर आयतन यूज करेंगे गोले का, क्योंकि जो बुलबुला होता है वो गोले की शेप का होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो V आपको सेम रखना है 4/3 पाई। सबसे पहले देखिए, इसके बाद देखिए V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब आपने लिख दिया, इसका आप अवकलन करो टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, V बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष आपको इसका अवकलन करना है। तो v का क्या होगा t के सापेक्ष dV/dt, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, और r स्क्वायर का क्या होगा t के सापेक्ष 3r स्क्वायर, फिर r का t के सापेक्ष dr/dt हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 कट हो जाएगा। आयतन में आपको क्या बताना है, परिवर्तन बताना है। कब बताना है, जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो r = 1 सेंटीमीटर पर, r = 1 सेंटीमीटर में आयतन में कितना चेंज होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 4 पाई r की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, और dr/dt कितना है, dr/dt है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो आप। देखिए dV/dt आयतन में परिवर्तन, देखिए कितना होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा 2 पाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इनटू में 1, यानी कितना आएगा 2 पाई, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, और समय की क्या होती है सेकंड। तो यानी 1 सेकंड में 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। तो ये इसके आयतन में परिवर्तन आपने ज्ञात कर दिए है कि बुलबुले के आयतन में चेंज बता दिया आपने, इतना हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको क्या दिया गया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, इसका व्यास दिया है आपको, परिवर्तनशील व्यास। तो मान लो कि माना गुब्बारे का और जो गुब्बारा है वो गोले की शेप का ध्यान रखना, गोलाकार गुब्बारा कह रहा है। तो माना गुब्बारे का, या फिर मान लो कि माना गुब्बारे की त्रिज्या, इसको मान लो आप 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर यूनिट नहीं दी गई है, इस क्वेश्चन में यूनिट नहीं है, तो यूनिट आपको नहीं मानना है। ठीक है, r त्रिज्या को r मान लिया, तथा आपको क्या बताना है, इसमें आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, आयतन में चेंज बताना है। तो यहाँ पे लिखो तथा गुब्बारे का आयतन में परिवर्तन बताना है। तो आयतन को भी आप मान लो पहले, आयतन बराबर v। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, गुब्बारे का व्यास क्या दिया है, गुब्बारे का व्यास आपको दिया है 3/2। तो यहाँ पे लिखना है, चूंकि व्यास यानी डायामीटर स्मॉल d मान लो चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3/2 2x+1, 3/2 2x+1, ये है गुब्बारे का व्यास। यहाँ से सबसे पहले आप रेडियस निकाल लो, इसीलिए त्रिज्या कितनी होगी गुब्बारे की
इसीलिए त्रिज्या यानी आर, स्मॉल आर मान लो इसको आर, व्यास बाई 2 होता है फॉर्मूला। अब व्यास कितना है 3/2, 2x + 1 और अपॉन में क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ से पहले तो आप r निकाल लो, इसका कितना होगा, यहाँ 1 मानोगे तो सबसे जो नंबर सबसे नीचे इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर बीच वाले के बीच वाले से, तो यानी 1 का 3 में 3, 2x + 1 हो जाएगा और 2 2 जब 4 हो जाएगा अपॉन में 4। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो बाहर निकाल के कि 3 अपॉन में 4 2x + 1। ठीक है, ये आपने रेडियस निकाल दिया है यहाँ से। अब आपको क्या बताना है, आयतन में परिवर्तन की दर। अब आपको क्या बताना है, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपने रेडियस निकाल दी है। अब आपको क्या बताना है, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। किसके, इस गुब्बारे के आयतन में कितना परिवर्तन होगा वो आपको बताना है। अब देखिए, ये हमने गुब्बारे की त्रिज्या निकाल दी है। अब देखिए आयतन में आपको परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए सिंस आयतन को हमने क्या माना है, आयतन को हमने माना है v। तो अब देखिए गुब्बारा गोलेकार शेप का होता है, गोले का आकार का होता है, तो हम क्या करेंगे, गोले का आयतन यूज करेंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी आर की। हमें आर की ज़रूरत थी इसलिए मैंने पहले आर निकाल दिया। आर की वैल्यू कितनी थी, देखिए आर की वैल्यू है 3/4, फिर 2x + 1 और इसका होल क्यूब। ऊपर क्या है क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब लगा लो आप। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा v = 4/3 पाई 4, 3 का क्यूब कितना होगा 27, अब 4 का क्यूब 64 और 2x + 1 का होल क्यूब अलग लगा दो इस पर, 2x + 1 का होल क्यूब ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हुआ देखिए, यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 3 देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और इसे 4 से कट कर लो आप, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कितना बचेगा 2, 4 6 जा 24। तो जो बचा उसको लिख लो पहले आप। तो v = यहाँ पर कितना बचेगा पाई, यहाँ केवल पाई बचेगा पहले, पाई मल्टीप्लाई यहाँ कितना बचेगा 9/16। इसको पहले लिख दो आप, एक काम करता हूँ मैं 9/16 पाई, ये लिख दिया मैंने पहले। अब 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, 2x + 1 का होल क्यूब। अब इसको आपको इसका अवकलन करना है आपको। ठीक है, ये 2x है, x के सापेक्ष, क्वेश्चन में क्या कहा है कि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करो, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो v का क्या होगा dv/dx और 9/16 पाई कांस्टेंट है, इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले आपको पावर के करना पड़ेगा, पावर इनटू में आएगी, एक पावर कम हो जाएगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर, फिर बेस पे करना पड़ेगा। तो बेस में क्या है 2x का तो 2 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, dv/dx 9 पाई, ये तो एक काम करो मल्टीप्लाई करो, 3 9 जे कितना होगा 27 पाई बाई में 16 और इधर कितना बचेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, इसको सेम रख दिया, इनटू में 2 चल रहा है ये वाला, 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना होगा 16। तो dv/dx = यहाँ पर 27/8 पाई, ब्रैकेट में क्या है 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका आयतन में परिवर्तन बता दिया आपने। ठीक है, x के सापेक्ष, और यूनिट आपको नहीं लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं गई है। अगर क्वेश्चन में देता पहले से यूनिट तो हम इसका आयतन की भी यूनिट लिख देते, लेकिन नहीं दी है तो आपको नहीं लिखना है। ये आपका आंसर हो गया, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर है ये 14, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन है, ठीक है, 13 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही से नोट कर ले। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 13, 27/8 पाई 2x+1 का होल स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको इसको नोट करना है, ठीक है। तो इसको फटाफट आप इसको लिख ले पहले, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। एक पाइप से, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गिर रही है, ठीक है, और गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठवां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो पहले। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। मान लिया एक पाइप है, ध्यान से समझना, मान लिया एक पाइप है, ये रफ फिगर है, ठीक है। एक पाइप है मेरे पास और इससे रेत गिर रहा है। इसमें क्या भरी है? रेत भरी है, पाइप के अंदर रेत। तो ये रेत क्या है? ऐसे गिर जाती है। इस पाइप से क्या गिर रही है? रेत। ये मेरे पास एक पाइप है, इसके अंदर रेत भरी हुई है और ये रेत गिर रही है और इस रेत से एक शंकु के आकार की डेरी बन जाती है। जैसे ये रेत गिरती है तो इससे एक शंकु के आकार की डेरी, मान लिया ऐसे एक डेरी बन जाती है, ठीक है। ये तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से समझना, कि एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से रेत गिर रही है। देखिए एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में जो इसका आयतन, जो ये गिरती है पाइप, 12 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का रेत गिर देती है इसके ऊपर, डेरी के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठवां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई की दर से बढ़ रही है। देखिए जैसे यहाँ से रेत गिरती जाएगी तो इसकी हाइट तो बढ़ती जाएगी शंकु की, ये हाइट है और ये इसकी त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या ये, ठीक है। तो त्रिज्या को मान लो r, हाइट को मान लो h। तो यहाँ पे लिख लो कि माना शंकु की त्रिज्या, मान लो r, ठीक है, और यूनिट क्या दिया है? सेंटीमीटर, तो r सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई को मान लो आप h सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, ठीक है, रेत गिर रही है, इसके गिरने का, और गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठवां भाग है। यानी जो ऊंचाई है h, वो आधार की जो त्रिज्या है इसका छठवां भाग है, तो 1/6 इंटू में r हो जाएगा, और यहाँ से आप r भी निकालो, r कितना आएगा? h इक्वल टू r/6 और देयरफॉर r इक्वल टू 6h, ठीक है। क्योंकि जो ऊंचाई थी वो त्रिज्या का 1/6वां भाग था, ठीक है। तो 1/6वां भाग का मतलब क्या है कि r में आपने 1/6 से इंटू कर दिया, यहाँ से r की वैल्यू निकाल दी, r इक्वल टू 6h, ठीक है। ये भी हमें यूज करना है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। अब सुनिए ध्यान से, जो इसका आयतन, जितनी रेत इस पाइप से यहाँ पर गिरेगी तो क्या होगा, जो रेत यहाँ पर, वही रेत तो यहाँ पर गिर रही है, यानी इसका आयतन इक्वल टू इसका आयतन हो जाएगा। तो जो इसका आयतन होगा, जो आयतन इसका होगा पाइप का, वही आयतन इस शंकु का भी होगा, क्योंकि यहाँ से जो रेत गिर रही है ना, यही चीज़ यहाँ पर गिर रही है, तो यानी इन दोनों का आयतन इक्वल हो जाएगा। तो हमें चाहिए इसका आयतन की वैल्यू, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप एक बात और मान सकते हैं कि माना
शंकु का आयतन। ठीक है, यहाँ पर आप बात को ध्यान से समझ लो कि जो रेत है, पाइप से जो रेत गिरी है वही रेत तो यहाँ पर आई है, तो जितनी रेत यहाँ पर होगी उतनी रेत तो यहाँ पर होगी। तो यानी जो इसका आयतन है वही इसका आयतन, तो हमें आयतन दिया था इस रेत के गिरने का, तो ये रेत यहाँ पर गिर रही तो इसका आयतन भी वही होगा जो रेत का आयतन है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको दिया है dv/dt, कितना दिया है आपको, दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको क्या दिया है, आयतन दिया आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और आपको निकालना क्या है, आपको ज्ञात करना है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ऊंचाई को आपने h माना है, तो dh/dt आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, dh/dt आपको फाइंड आउट करना है जब h = 4 सेंटीमीटर हो, जब इसकी हाइट कितनी हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, यानी h की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर रखनी है। तो जब h की वैल्यू, जब हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर रही होगी, तो उस टाइम इसकी जो हाइट होगी वो किस रेट से चेंज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जब अगर इसकी त्रिज्या, जब इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी तो उस टाइम जो ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी dh/dt आपको निकालना है। ये आपको दिया है, ये आपको निकालना है, और ये आपने माना है, और ये इसने बोला था कि जो ऊंचाई है वो रेडियस का 1/6 पार्ट है, 1/6 टाइम है। ठीक है, देखिए ये आपको दिया है, और क्वेश्चन में इसने क्या बोला था कि ऊंचाई क्या है, त्रिज्या का 1/6वां भाग है, तो यानी 1/6वां भाग क्या होगा कि 1/6 से आपको r में इंटू करना है, तो यहाँ से आपने r की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए, चूंकि शंकु के आयतन को आपने क्या माना है, v माना है, तो v बराबर कितना होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है पहले, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप एक काम करो, 1/3 पाई एज इट इज है r², r की वैल्यू क्या है 6h, तो ये पूरा सवाल h वाले वेरिएबल में चल जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या रखा है 6h, ऊपर स्क्वायर है, इनटू में h है, इसको सॉल्व कर ले आप, 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, h का स्क्वायर h², और h इंटू में सेम कितना होगा, v = 3 से इसको कट करो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और 3 × 2 = 6, तो 12 पाई, यहाँ थोड़ा सा लिख लो आप नीचे, v = 12 पाई, और h बेस सेम होने पे क्या होती है, घातें ऐड होती, तो h³ हो जाएगा, पावर ऐड होती है। तो क्या किया मैंने, 3 से 36 को काट दिया 12 बार, 12 पाई और h³ बच गया। इसका आपको अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, समय के सापेक्ष, तो यहाँ लिख लो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो v का क्या होगा, dv/dt हो जाएगा, और 12 पाई कांस्टेंट है, h³ का क्या होगा 3h², और फिर h का आपको t के सापेक्ष करना है, तो dh/dt हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दी गई है, क्वेश्चन में दिया क्या है आपको, dv/dt आयतन आपको दिया है, dv/dt आपको कितना दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो dv/dt की वैल्यू 12 आप रख लो, और यहाँ पर कितना होगा 12 पाई इंटू में 3h² इंटू में dh/dt, इसको मैंने सेम रख दिया है, 12 से 12 कट हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, dh/dt की वैल्यू निकाल लो पहले, तो कितना आएगा, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में ये आएगी डिवाइड में, तो 1/ यहाँ पर 1 टाइम कट हुआ, तो 1/3 पाई h²। ठीक है, 3 पाई h² आ गया नीचे डिवाइड में, और dh/dt आपने निकाल दिया है। अब आपको क्या बताना है कि जब हाइट कितनी हो, जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो तो हाइट में कितनी वृद्धि होगी उस टाइम, तो यहाँ पर पुट कर लो आप, यह आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर dh/dt कब बताना है आपको, हाइट में वृद्धि, कि जब h = 4 सेंटीमीटर हो, तो देखिए यहाँ पर आपको पुट करना है
1/3 पाई एज इट इज है। h की वैल्यू कितनी रखनी है 4, तो 4 का स्क्वायर चल रहा है ऊपर, इसको सॉल्व करो आप तो कितना होगा 3 पाई, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 1/16 3 जा 14 पाई। और हाइट क्या है सेंटीमीटर में, हाइट क्या ली मैंने सेंटीमीटर में, और टाइम क्या है सेकंड में। तो यानी dh/dt यानी शंकु की ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना इसकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप नोट कर ले, स्टेप सॉल्व करने की यही रहेंगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले पहले। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में संबंध कुल लागत cx रुपए में इस प्रकार है से, तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। सबसे पहले आपको दिया क्या है, यहाँ आप लिख लो दिया है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखते हो गिवन, क्या दिया है cx रुपए में दिया गया है। cx कितना है 0.007 क्यूब, ये cx की वैल्यू है, माइनस में 0.0003 स्क्वायर, प्लस में 15x, प्लस में 4000, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है, जब x इकाइयों के उत्पादन में संबंध की कुल लागत आपको दी गई है जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, तो आपको सीमांत लागत याद करनी है, सीमांत लागत। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट आपको बतानी है MC। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में। देखिए मार्जिनल कॉस्ट MC, इसका अवकलन यानी d/dx, cx का अवकलन करना है, और यहाँ पर भी देखिए d/dx, इसका आपको अवकलन करना है पूरे का 0.007 क्यूब, फिर 0.003 स्क्वायर, फिर प्लस 15x प्लस में 4000। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट आपको बतानी है सीमांत लागत। ठीक है, तो यानी MC लेकर चल रहा हूँ मैं, खाली MC। तो देखिए ध्यान से, ये इसका अवकलन करना है तो 0.007 कांस्टेंट है, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, माइनस में 0.003 स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 15x का 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सही से लिख ले, MC इसका इंटू कर लो आप, 7 या 21 हो जाएगा, पॉइंट आएगा 3 नंबर के बाद, यानी यहाँ पर 0.021 x स्क्वायर माइनस 3 2 या 6, और 3 नंबर के बाद पॉइंट मान लो 0 और x, फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब जब x बराबर कितना हो, ठीक है, सीमांत लागत आपको कब बताना है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया हो, यानी x की वैल्यू 17 आपको पुट करनी है, तो यहाँ लिखो पुट x इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17 पे MC यानी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, सीमांत लागत कितनी होगी, x की वैल्यू पुट करो 0.21, 17 का स्क्वायर माइनस में 0.006 इंटू में 17 प्लस में 15। अब इसको सॉल्व कर लो आप, MC इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 0.021, 17 का स्क्वायर 289 होता है, फिर माइनस 0.006 इंटू 17, चलो 17 को पहले सेम रख दो आप, प्लस में 15। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखिए 289 का आप मल्टीप्लाई कराओ किस में 21 में। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसका मल्टीप्लाई करा के कितना आएगा, देखिए यहाँ पे लिख लो पहले 0.21, इससे आपको इसका इंटू करना है। ठीक है, 0.021
तो ध्यान से देखिए पहले 1 का 9 में 1 का 9 में 1। देखिए इस नंबर का आपको इंटू करा देना है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इंटू करना है। जैसे अगर आप इसका इंटू अगर कर लेते हो तो 6.069 आएगा, ठीक है, आप करके देख लेना। फिर जैसे इसका इंटू होगा तो 0.102 आएगा आपका, प्लस में 15। अब क्या करना है, इसको तो पहले ऐड कर लो आप, 6.069 में ऐड कर लो 15 को। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 6.069 इसमें ऐड करना है 15, तो 15 को यहाँ मानना पड़ेगा, यहाँ 0 माननी पड़ेगी, 0 0 0 और ऐसे ऐड कर लेना। 960.6511 1 यहाँ से लगा 1 1 2, कितना आएगा MC इक्वल टू, जब इस दो नंबर को ऐड किया मैंने प्लस वालों को तो 21.069 आया है, ठीक है। और जैसे इसको अब हम इसमें से माइनस करेंगे 0.102 को, ठीक है, 21.069 में से आपको माइनस करना है 0.102, तो कितना आएगा 21.69, कितना आएगा 0.102, कितना आएगा 9 में से 2 जाएगा 7 6, इधर से कैरी लगा लो, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 0 में से 0 और 20, यानी लगभग कितना आएगा, ठीक है, यहाँ लगा दो 20, तो यानी लगभग कितना आएगा आपका आएगा यहाँ पर। इसको जब मैंने माइनस किया है तो माइनस करके मुझे कितना मिल रहा है 20.976, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। और अगर ये आपने कॉस्ट निकाली तो रुपीज़ आप ज़रूर लिख लेना। तो अतः जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, जो सीमांत लागत है, आपसे क्या पूछ रहा है, सीमांत लागत, तो आप लिख सकते हैं सीमांत लागत, ठीक है, यानी मार्जिनल कॉस्ट MC बराबर कितना आया है, लास्ट में आपको लिखना है, मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ, आपको उसके नीचे लिखना है 20.967। पॉइंट के बाद अगर थर्ड नंबर 5 से अगर अधिक होता तो इससे फर्स्ट वाले में एक ऐड होगा, यानी 97 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप 97 भी लिख सकते हैं, चाहो तो यही रख दो आप, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका आंसर हो गया रुपए, इतना रुपए आपका सीमांत लागत आपने निकाल दी, ठीक है। तो ये लाइन आपको लास्ट में लिखना है, यहाँ इसके नीचे, तो इसको पहले आप नोट कर ले, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर। देखिए सेम क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, देखिए किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल लागत Rx रुपए में, Rx इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात करना है, यानी मार्जिनल रिवेन्यू आपको फाइंड आउट करना, Rx निकालना है, ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू यानी MR आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए, किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल लागत Rx रुपए में, Rx इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15 है, से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए, यानी सीमांत आय आपको बताना है। मार्जिनल रिवेन्यू MR की वैल्यू आपको फाइंड करना है जब x इक्वल टू 7 इकाई हो। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है गिवन, यहाँ लिख लो दिया है, इसको गिवन बोलेंगे। क्या दिया है Rx कितना दिया गया है 13x² प्लस में 26x प्लस में 15, और आपको क्या निकालना है, सीमांत आय बताना है। तो पहले आप इसका अवकलन कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए सीमांत आय को क्या बोलेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू यानी MR, तो इसका अवकलन करना है d/dx x के सापेक्ष R ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर भी आप x के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों पक्ष होगा, ठीक है। तो 13x² प्लस में 26x प्लस में 15, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, मार्जिनल रिवेन्यू बताना था, तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है। आप ये लेकर चलना केवल ये वाला MR यानी सीमांत आय। तो MR इक्वल टू, ये इक्वल है दोनों के, तब देखिए 13 सेम रहेगा, x² का 2x और 26 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, 15 का 0 कांस्टेंट है,
तो एम आर इक्वल टू कितना होगा 13 टू या 26x प्लस में 26। और कब बताना था आपको मार्जिनल रिवेन्यू, जब x इक्वल टू कितना हो, क्वेश्चन में चेक करते हैं, जब x इक्वल टू 7 हो तो पुट x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। तो जब एम आर कितना होगा, मार्जिनल रिवेन्यू कितना होगा 26 इंटू में x की वैल्यू 7 प्लस 26। इसको आप सॉल्व कर लो, 7 6 या 42, 4 कैरी, 7 2 या 14 और 4 कितना हुआ 1, 14 और 4 कितना हुआ 18 प्लस में 26। इसको आप ऐड कर लो, एम आर इक्वल टू यानी मार्जिनल रिवेन्यू कितना होगा 6 to 8 और 8 और 1, एक मिनट, 6 और 2 कितना हुआ 8, 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 और 2 कितना हुआ 10 की 0 1 कैरी और 1 2, तो यानी 208 रुपये हो जाएगा। अगर रुपये लिखना तो आगे लिखना पड़ेगा, अगर आर एस लिखना तो इसका मतलब पीछे लिखा जाता है रुपीज का सिंबल, अगर हिंदी में लिखना तो आगे आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः जो सीमांत आई यानी मार्जिनल रिवेन्यू कितना हुआ आपको आर एस 208 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है ये 17। तो क्षेत्रफल में आपको क्या बताना है, परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है r के सापेक्ष, जबकि r बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल में आपको परिवर्तन बताना है, तो क्षेत्रफल को a मान लो तथा वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल इसको मान लो आप a सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताना है कि r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी dA/dr आपको फाइंड आउट करना है कब, जब r इक्वल टू कितना हो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले सुनिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंस यहाँ लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अवकलन करना है r के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष बोला गया है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, यानी r के सापेक्ष अवकलन करने पर a का r के सापेक्ष dA/dr हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का r के सापेक्ष 2r हो जाएगा। अब dA/dr क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कब, जब r इक्वल टू 6 पर 6 सेंटीमीटर हो, तो पाई इंटू में 2r की वैल्यू 6, सॉल्व कर लो, 6 दूनी 12 पाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 12 पाई, यूनिट आप यूज कर लो, ए कितना है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, तो यानी कितना होगा, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा त्रिज्या के सापेक्ष जो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी तो क्षेत्रफल कितना इंक्रीज होगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 पाई इसका आंसर होगा। तो विकल्प में आप चेक कर लो एक बार कि विकल्प इसमें कौन सा सही है, तो विकल्प बी सही है, तो आप लिख सकते हैं कि अतः सही विकल्प बी है। कौन सा है, बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18 भी इसी प्रकार है, बिल्कुल सेम, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। 17 भी हो गया है, 18 क्वेश्चन को देखिए। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल i रुपए में rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x इक्वल टू 15 है तो सीमांत i
मार्जिनल रिवेन्यू पूछ रहा है, ठीक है, कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। सबसे पहले दिया है, लिख लो गिवन, क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। क्या दिया है, आर एक्स फंक्शन दिया हुआ है 3x² प्लस में 36x प्लस में 5, और आपको क्या बताना है, जब x इक्वल टू 15 हो तो सीमांत आय कितनी होगी। सीमांत आय आपको फाइंड करना है, सीमांत आय, सीमांत आय इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू, MR क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैसे करेंगे सुनिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है, फंक्शन दिया हुआ है, कुल आय आपको दे रखी है फंक्शन के रूप में r(x), इसको लेकर चलो। सिंस r(x) कितना है, 3x² प्लस में 36x प्लस में 5, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t x, क्योंकि x का फंक्शन है x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर r(x) का क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू आपको निकालना है, यानी अवकलन के बाद जो मिलता है वो आपको मार्जिनल रिवेन्यू की वैल्यू आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, MR, और एक बार ऐसे भी लिख लो d/dx, r(x) का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, और d/dx इसका देखिए 3x² प्लस 36x प्लस 15, इस पर पहले मैंने अवकलन का सिंबल लगा लिया, ठीक है। अब देखिए MR चल रहा है, यानी यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। तो इसका अवकलन कितना हुआ, 3 कांस्टेंट है, x² का 2x हो जाएगा, 36 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, 15 का 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, MR इक्वल टू 3 2 6x प्लस में 36। अब देखिए जब x इक्वल टू 15 हो तो पुट x इक्वल टू 15, ठीक है। तो अब देखिए MR यानी मार्जिनल रिवेन्यू कितना होगा, 15 पुट करो जहाँ x है, 6 इंटू में 15 प्लस में 36, इसको सॉल्व कर लो आप, कितना होगा, 15 6 90, 96 प्लस में 36 कितना आएगा, 6 हो जाएगा, 126 रुपीज़, यानी यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः सीमांत आय, मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत आय यानी MR इक्वल टू RS 126 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, डी ऑप्शन सही है। तो आप लिख सकते हैं, अतः विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। तो डी विकल्प को आपको सही करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। 6.1 के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही से नोट कर ले, ठीक है। इसमें बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे, जैसे कि 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14 हो गया, 15 16 17, और इसमें 11 क्वेश्चन हो गया, और इसमें 10 क्वेश्चन हो गया। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से रिपीट करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।